ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन कर लेते हैं हम स्टार्ट। ओके, स्क्रीन सबको विजिबल होगी? या गुड गुड गुड। सो कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने बेसिकली डीप डाइव किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो उसकी डिफरेंट डोमेन्स पढ़ी थी, डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी, डिफरेंट तरह के ना हमने चीज़ें पढ़ी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड। ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑन एक चीज़ आप जहन में बिठा लें कि हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होंगे वर्ड्स को। जहाँ पे मैं मशीन लर्निंग बोलूंगा ना, तो आपने समझ जाना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मशीन लर्निंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से मैं मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ ये वर्ड्स। ठीक हो गया? तो मशीन लर्निंग इस तरह हमने पढ़ा था ना, इसका ट्री, हायरार्की ट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर हमारा मशीन लर्निंग आता है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। तो मशीन लर्निंग जब मैं बोलूंगा तो आपने समझ जाना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, डीप लर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारा बिगर स्पेक्ट्रम है इसका एआई का। तो मशीन लर्निंग ही हम पढ़ रहे होंगे, वो सारा मशीन लर्निंग है। डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग है। ठीक है, डीप लर्निंग इज लाइक, एक बंदा कह रहा है कि मैं लाहौर में रहता हूँ, और एक बंदे को मैं कह रहा हूँ मैं लाहौर में रहता हूँ, और दूसरे बंदे को कह रहा हूँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो दोनों बातें ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ही आता है लाहौर। तो मशीन लर्निंग कहते हैं, डीप लर्निंग कहते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इस तरह की, डीप लर्निंग पार्ट है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग बिगर स्पेक्ट्रम है, डीप लर्निंग उसका पार्ट है। ठीक है, लाए अंडर द हुड आपके लाई कर रहा होता है मशीन लर्निंग। ठीक है। या तो आज हम ना थोड़े फंडामेंटल्स की तरफ आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। फ्रॉम नाउ ऑन फंक्शनैलिटी के लिहाज से हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना, अब मशीन लर्निंग और एआई, ये चीज़ें मैं ना इंटरचेंजेबली यूज़ करूंगा, तो आपने समझ जाना है कि मैं क्या क्या चीज़ें किस तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जितने भी हम एआई पढ़ेंगे वो मशीन लर्निंग है, क्योंकि रूल बेस्ड एआई तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं अब। ठीक है, ना ही उसकी ज़रूरत है। आपको मैंने कल बताया था, कल का लेक्चर का आपको याद हो कि पहले होती थी रूल बेस्ड। ये आई रूल आया तो ये हो जाएगा, रे ये रूल आया तो ये हो जाएगा। उसको हमने पढ़ना ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने मशीन लर्निंग पढ़नी है, मशीन लर्निंग के अंदर ही डिफरेंट हो जाएगी। तो हम टाइप्स पढ़ लेते हैं एआई की, मशीन लर्निंग की, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी। फंक्शन किस तरह का होता है। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की। ठीक है, तो हम इसको ना कैटेगराइज करती है फंक्शनैलिटी के लिहाज से। तो कौन कौन सी है हम ना पता पता कर देते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले है सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज से क्या जहन में आती है आपकी चीज? आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी इदारे में जाते हैं, तो एक सुपरवाइजर होता है जो आपके सर के ऊपर बिठा दिया जाता है कि आपकी चीजें सुपरवाइज करनी है। उसका सुपरवाइजर होता है, तो वो देख रहा होता है। सुपर अंडर सुपरविजन काम हो रहा होता है, सुपरवाइज से ही जहन में आता है सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। दूसरी हमारा है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग से क्या जहन में आता है कि भाई बंदा खुद ही काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है। ठीक है, अभी अभी के लिए हमने देखा। ठीक है, तीसरा हमारा आएगा री इन्फोर्समेंट लर्निंग का। ठीक है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, तीनों क्या होती है पहले इनको डेप्थ में चल चल के देखते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि सुपरवाइज्ड लर्निंग जो मैंने कहा कह दी है, लफ्ज बोल दी है, ये है क्या लफ्ज, और अनसुपरवाइज्ड और री इन्फोर्समेंट है। बेसिक तीन टाइप्स की। ठीक है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड, री इन्फोर्समेंट। तो सबसे पहले तो हम सुपरवाइज की तरफ ना मूव ऑन कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली सुपरवाइज लर्निंग इज। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका नहीं मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। उसी तरह एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। सुपरवाइज लर्निंग, कल भी मैंने एक एग्जांपल दी थी आप लोगों को, वो सुपरवाइज लर्निंग की थी। जिसमें मैंने कल भी सेम एग्जांपल दी थी कि मैं आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है। ठीक है, यू डोंट नो कि ये क्या चीज़ है। मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ आपको, आपको बता रहा हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। ये जो चीज़ है ये डाटा है। डाटा का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो आगे बढ़ेंगे, अभी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये घड़ी है। ठीक है, फिर बता भी रहा हूँ कि ये घड़ी है। सुपरवाइज कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको ये घड़ी देता हूँ, उसके बाद सुपरवाइज करके आपको बता भी रहा हूँ कि ये घड़ी है।
ये घड़ी है। सुपरवाइज कर रहा हूँ ना मैं आपको, ट्रेन कर रहा हूँ मैं। इंसानों को इससे ट्रेन करते हैं, बच्चा है, बच्चे को मैं ट्रेन करूंगा तो उसको दिखाऊंगा, ठीक है ये घड़ी है, और बता भी रहा हूँ कि ये घड़ी होती है। तो ये सुपरविजन है, सुपरवाइज। तो हम सुपरवाइज लर्निंग क्या होगी, हम डाटा के साथ लेबल लगाते हैं। ये डाटा है, इसको लेबल दे दिया कि ये वॉच है। डाटा साथ लेबल दे दिया वॉच है। तो सुपरवाइज लर्निंग होगी। मशीन को अगर हम इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि हम मशीन को डाटा दे रहे होंगे, बता रहे होंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है, डाटा दिया उसको बताया कि ये क्या चीज है, सुपरवाइज लर्निंग होती है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? साथ साथ चैट में ना बता दिया करें ताकि मैं मूव ऑन कर लिया करूँ। या सुपरवाइज लर्निंग, हम मशीन को दो चीजें देते हैं। डाटा, डाटा के साथ बता देते हैं कि किस चीज का डाटा है, सुपरविजन कर रहे हैं हम मशीन की। ठीक है, इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे कि किस तरह करते हैं मशीन को, क्योंकि हम इस तरह तो नहीं कहेंगे ना दिखा के ये डाटा है और ये वॉच है। इसके रूल्स होंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल कोडिंग की तरफ जाएंगे तो। सुपरवाइज लर्निंग क्लियर, सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? अनसुपरवाइज लर्निंग, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आप इंसान है, मैं आपको क्या करूँ, एक डब्बा देता हूँ आपको, ठीक है, उस डब्बे के अंदर लेट्स से 20 लाल बॉल्स हैं, 20 ग्रीन बॉल्स हैं और 20 येलो बॉल्स हैं। मैंने आपको वो डब्बा पकड़ा दिया, ठीक है, बच्चे को भी पकड़ा दिया। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, उसमें से डब्बे में से खुद ही बॉल्स को ना, जो लाल बॉल होंगी वो अलहदा कर देगा, ग्रीन बॉल्स होंगी वो अलहदा कर देगा, येलो बॉल्स होंगी वो अलहदा कर देगा। खुद ही वो पैटर्न देखेगा, उसको मैंने नहीं बताया कि लाल बॉल कौन सी है, उसको मैंने नहीं बताया कि ग्रीन बॉल कौन सी है, ना ही मैंने उसको बताया येलो बॉल कौन सी है। वो खुद देखेगा, ये भी ब्लॉग्स भी देख रहे हैं आप, वो देखेगा, उसमें से खुद ही पैटर्न्स निकालेगा, क्लस्टरिंग, क्लस्टर में ग्रुप्स बना लेगा। ठीक है, डाटा पड़ा हुआ है, डाटा सिर्फ, इससे क्या जाहिर हो रहा है कि हम अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या करेंगे, सिर्फ डाटा देंगे, दैट्स इट, खत्म, डाटा देंगे। ठीक है, हमने मशीन को क्या दिया, डाटा प्रोवाइड कर दिया, और मशीन ने क्या करना है, मशीन के पास डाटा आ चुका है। ठीक है, अब वो उसमें से पैटर्न्स निकालेगा, जो सिमिलर टाइप ऑफ डाटा होगा, किस तरह निकालेगा, कोडिंग के थ्रू हम करेंगे। सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा अलहदा कर देगा, अलहदा कर देगा, अलहदा कर देगा। ठीक है, अब ये मैंने 20 बॉल दी थी, मैंने आपको एक डब्बा दिया, उसमें 20 बॉल लाल थी, 20 बॉल ग्रीन थी, 20 बॉल येलो थी, आपने अलहदा कर दी। अब मैं एक और बॉल देता हूँ आपको, वो रेड होगी, रेड, एक और रेड बॉल देता हूँ मैं आपको। तो आप क्या करेंगे, उस बॉल को उठा के रेड वाले ग्रुप में रख देंगे ना खुद ही। आप ट्रेन हो चुके हैं, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है कि आपने, मैंने आपको रेड बॉल दी एडिशनल, जो डब्बे में नहीं थी पहले, एक और रेड बॉल दी आपने, उसको उठा के किस ग्रुप में रखेंगे, रेड वाले में रखेंगे ना। मैं ग्रीन दूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे मैंने ग्रीन ग्रुप में रखनी है। मैं आपको पीली बॉल दूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने पीले पीले वाले ग्रुप में रखनी है। तो ये होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अनसुपरवाइज और सुपरवाइज, अभी तक जितनी भी हमारी इन्वेंशन हो रही है वो एक मेजर इन्वेंशन इन दो कैटेगरीज में हो रही है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। फर्क क्या है दोनों के अंदर, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड के अंदर? सुपरवाइज के अंदर हम क्या करते हैं, सुपरवाइज से याद रखना है कि हम एक चीज के सुपरविजन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको सुपरवाइज कर रहे हैं कि पहले डाटा दे रहे हैं, साथ लेबल दे रहे हैं कि ये किस चीज का डाटा है, डाटा दे रहे हैं, लेबल दे रहे हैं। अनसुपरवाइज में हम सिर्फ डाटा दे रहे हैं, कोई लेबल है ही नहीं उसका। ठीक है, अभी तक आपको एक चीज अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि मशीन लर्निंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा, डाटा। ठीक है, इसका तो आइडिया आपको अब तक हो चुका होगा, अभी जितना पढ़ा है हमने, कि हमने जहाँ पे भी काम कर रहे हैं डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, बेशक वो लेबल्ड डाटा है, बेशक वो अनलेबल्ड डाटा है। मशीन लर्निंग को में डाटा का बहुत बड़ा रोल है कि हमने आगे जाना है, आगे जितने भी मॉडल्स ट्रेन करेंगे हम डाटा के ऊपर कर रहे होंगे, जितना ज्यादा उसका डाटा होगा उतना एफिशिएंट हो रहा होगा। ठीक है, एक बंदे को मैं एक दफा घड़ी दिखाऊं तो, एक दफा घड़ी दिखाऊं, एक एक घड़ी का डाटा दिखाऊं, तो हो सकता है वो भूल जाएगा। मैं उसको 100 घड़ियों का, 200, 300, 400, 500 घड़ियों का डाटा दिखाऊंगा तो वो कभी नहीं भूलेगा। ट्रेन हो रहा है वो, मेजर तरह से ट्रेन हो रहा है वो। जितना ज्यादा डाटा के ऊपर हम ट्रेन करेंगे उतना एफिशिएंट हमारा मॉडल तैयार हो रहा होगा। ठीक है,
जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, ये चीज याद रखिएगा। जितना ज्यादा डाटा होगा उतने ज्यादा ट्रेनिंग हो रही होगी। ठीक है। अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड क्लियर है यहाँ तक आपका? अनसुपरवाइज्ड के अंदर कोई भी नहीं सुपरविजन हो रही होती, सिर्फ हम मशीन को डाटा देंगे। मशीन को बहुत सारा डाटा दे दिया, डाटा में से वो खुद खुद ही पैटर्न्स निकालेगा और खुद ही पैटर्न्स निकाल के रिजल्ट्स निकालेगा। ठीक है। क्वालिटी डाटा। या अब अब एक सी चीज जहन में आती है कि हम अनसुपरवाइज क्यों कर रहे हैं, और बेसिक जो प्रॉब्लम आई थी ना सुपरवाइज और अनसुपरवाइज पे मूव ऑन करने की। डाटा को लेबल करना मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख इमेजेस पड़ी हुई हैं, 1 लाख इमेजेस लेट से। उसको लेबल करने के लिए आपको दे दिया जाए कि 1 लाख इमेजेस को लेबल लगाओ। एक ऐड की इमेज है, ये वाली डॉग की इमेज है, ये वाली लेट से मोंकी की इमेज है। तो हेक्टिक टास्क है ना ये सुपरवाइज लर्निंग के लिए। इनको सुपरवाइज लर्निंग क्या मांगती है? लेबल डाटा मांगती है। ठीक है। लेबल डाटा के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि लेबल करना बड़ा मुश्किल काम है उसको। ठीक है। उसको हम इतनी आसानी से लेबल नहीं कर सकते, तो फिर देन साइंटिस्ट रिसर्च और कहा कि व्हाई नॉट, कि अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो कि लेबलिंग के बगैर भी काम चल जाए। देन फिर सुपरवाइज लर्निंग आई कि लेबल के बगैर बस मेरे पास डाटा है, 1 लाख इमेजेस है, मैंने उसको दे दी। एंड देन हमने हमारे एल्गोरिथम जो था, क्या होता है वो देखेंगे एल्गोरिथम। उसके उसने उसको ट्रेन किया, डाटा को देखा, डाटा ज्यादा डाटा होगा तो ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी होगी, और फिर उसने उसमें से चीजें निकालनी, जो भी कैलकुलेशन थी, जो भी रिजल्ट थे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको डिफाइन कर दूं कि बहुत ज्यादा चीजें ना आपको भी एलियन लगेंगी। ये मैंने ओरिएंटेशन सेशन अगर आपने अटेंड किया हो उसमें भी बताया था कि जैसा मैंने अभी मॉडल का नाम लिया है, जैसा मैंने अभी एल्गोरिथम का नाम लिया है, जैसा मैंने कल एलएलएम्स का नाम लिया था, ये चीजें ना आपको अभी अभी के लिए एलियन लगेंगी। तो अभी मैं जितना बता रहा हूँ आपने सिर्फ उतना ही सुनना है। फिर आपके जहन में आएगा कि अगर अभी एलियन लगेंगी और अभी मेरा माइंड उस तरफ जाएगा, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स मेरे सामने ले ही ना। ठीक है। बिगनर्स है हम तो। आप अभी ये चीजें इस्तेमाल ही ना करें। हमारा माइंड ना चाहते हुए भी उस तरफ जाएगा। तो बेसिकली यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका माइंड ना चाहते हुए भी उस तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एलएलएम का नाम लिया है या मॉडल का नाम लिया और एल्गोरिथम का नाम लिया। अभी आपको नहीं पता एल्गोरिथम क्या होता है, मॉडल क्या होता है, एलएलएम्स क्या होते हैं। ठीक है। मैंने आपको हाईलाइट कर दिया कि ये कोई चीज होती है। अब इन द नेक्स्ट सेशन जब हम एलएलएम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपके एक्साइटमेंट होगी। ये लफ्ज तो मैंने सुना हुआ है कहीं पे। ठीक है। और जब आप उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगी। तो आपका क्यूरियोसिटी एलिमेंट होता है एक बंदे में, तो वो फिर रिजॉल्व होगा आपको जब साथ साथ चीजें पता लग रही होंगी। और इन कीवर्ड्स, इन इन वर्ड्स से आपने अपनी जिंदगी में अपने अपनाना है इन वर्ड्स को। क्योंकि आगे जितना ज्यादा आप इन वर्ड्स से फेमिलियर हो रहे होंगे, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, सामने डॉक्टर है और एक नॉन डॉक्टर बंदा है या नॉन टेक्निकल बंदा है। उसके अल्फाज से ही पता लग जाएगा कि वो कितना टेक्निकल बंदा है, कितना उसके पास इल्म है। वो टर्म्स ही इस तरह के यूज करेगा जो आम बंदा यूज नहीं करता होता। ठीक है। तो अभी इसकी मोटिवेशन ये है कि अभी कुछ टर्म्स आपको हो सकता है कि एलियन लगे, आपको उन टर्म्स का नहीं पता हो। ठीक है। आगे जाके हम सब क्लैरिटी के साथ करेंगे, फिर आपके सामने पिक्चर ओपन होती रहेगी कि ये हाँ मैं हमने ये सुना था, इसका मतलब ये होता है एक्चुअल में। ठीक है। तो अभी आपने बस घबराना नहीं है, बस आपने जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सीरियस होकर इंशाल्लाह पिक करते रहना। ठीक है। सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्लियर होके। ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। 3 पार्ट्स हैं फंक्शनलिटी के लिहाज से: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि सिंपल बच्चों के टर्म में लेके जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, ठीक है, आप हर हर चीज तो बच्चे को नहीं सिखाते ना। हर चीज पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंट बच्चा जब पैदा होता है, अगर अमेरिका में बच्चा पैदा होगा तो वो इंग्लिश बोलेगा। अगर बच्चा पाकिस्तान में पैदा होगा तो वो उर्दू बोलेगा। ठीक है। बच्चा पैदा हुआ, उसने अपना एनवायरनमेंट खुद ही देखा, एनवायरनमेंट से डाटा खुद ही लिया, और उस बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो ग्लास तोड़ देता है, हम उसको कहते हैं, उसको डांटते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, जो भी करते हैं, जो भी हमारा मैकेनिज्म होता है, उसको पता लग जाता है गिलास तोड़ना बुरी बात है। ठीक है। तो वो आइंदा नहीं करता। बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसको कहते हैं शाबाश बेटा, तो उसका मतलब उसको क्या क्या जाता है, सिग्नल जाता है कि हाँ ये काम अच्छा है, मुझे करना है। और ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रिवार्ड सिस्टम,
ठीक है, ट्रायल एंड एरर सिस्टम के ऊपर ये काम करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम डाटा देते नहीं उसको, हम सिर्फ मॉडल बनाते हैं, एजेंट बनाते हैं। अभी जो एजीआई की तरफ मूव ऑन होगा ना, हमने कल एजीआई पढ़ा था, वो मेजर इसी के अंदर फॉल कर रही होगी। क्यों? क्योंकि हमें मॉडल को बताना नहीं पड़ रहा, मॉडल खुद ही ट्रेन हो रहा है, मॉडल देख रहा है, अपनी चीजें एनवायरनमेंट को देख रहा है, देख के सीख रहा है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। लाइक अगर किसी के पास पेट हो, उसको पता होगा कि पेट को ट्रेन करना होता है कि वॉशरूम के लिए, तो उसको हम कुछ देते हैं बिस्किट वगैरह, कि जब उसको ट्रेन कर रहा होता है बिस्किट देते हैं, एज ए रिवॉर्ड देते हैं, फिर वो समझ जाता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे बिस्किट मिलेगा। किसी के पास अगर पेट हो तो, ठीक है, तो रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर काम करता है ये। एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिंपल है, कि ह्यूमंस जिस तरह काम करते हैं, उसी ह्यूमन से इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में देखें आप किस तरह काम करते हैं, उसी चीज को हमने मशीन के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। सेम चीजों को, सेम चीजें यहाँ से निकली है कि किसी को बताना हो कि ये क्या चीज है, पहले बताते हैं ये चीज है और ये इसका लेबल, वैसे भी खा देते हैं, वैसे ही पैटर्न निकालता है बंदा, या कुछ देते ही नहीं है, वो खुद ही इन्वायरमेंट से पिक करते हैं, खुद ही इन्वायरमेंट से सीखते हैं। बेसिक तीन तरह की कैटेगरीज हैं। अभी जितनी भी इन्वेंशन हो रही है ना, जितनी भी आपकी, ज्यादातर वो ये दो कैटेगरीज में फॉल कर रही है, सुपरवाइज में, अनसुपरवाइज में। और री की तरफ हमारा मूव ऑन है, कि हम ज्यादातर री लर्निंग की तरफ मूव ऑन करें। कि लेट से मैं एक ड्रोन बनाता हूँ, ठीक है, मैंने एक ड्रोन बनाया है जिसके अंदर एआई इंस्टॉल हुई हुई है। ड्रोन उड़ता है, हवा में खुद ही उड़ रहा है, खुद ही देख रहा है कि अगर मैं इस तरीके से उड़ा तो मैं क्रैश हो जाऊंगा। तो बेस्ड ऑन द सिस्टम वो खुद ही ट्रेन हो रहा है कि मैंने इस तरीके से उड़ना है, मुझे इधर जाना है, मुझे इधर जाना है। तो ये री है। उसको मैंने इतना इंटेलिजेंट कर दिया है कि मुझे भी गाइड करने, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद सीखे जा रहा है। ठीक है, तो एजेंटिक भी ज्यादातर जो एजेंटिक एआई है वो इसी के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, री लर्निंग की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। ज्यादातर जो फोकस है आज की रिसर्च का, वो री लर्निंग में हो रहा है, कि मॉडल्स को, एल्गोरिथम्स को इतना ट्रेन कर दिया जाए, इतना एफिशिएंट बना दिया जाए कि वो खुद से डिसीजंस लें बेस्ड ऑन ट्रायल्स एंड एरर्स। ठीक है, तो सारी एआई जो है ना, एआई एआई और मशीन लर्निंग हमने कहा था इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। वो तीन कैटेगरीज में फॉल कर रही हैं फंक्शनैलिटी के लिहाज से, कि किस तरह फंक्शन करते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि फंक्शनैलिटी के लिहाज से टाइप्स क्या होने वाली है। ठीक है, ओके, तीन टाइप्स हमने कवर कर ली फंक्शनैलिटी के लिहाज से, कि ये हो सकती है एआई के। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट हम पार्ट की तरफ आ गए आज के लेक्चर के। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि डाटा, डाटा के बगैर ना, आप इमेजिन कर लें कि डाटा के बगैर आप मशीन लर्निंग कर ही नहीं सकते, एआई आप कर ही नहीं सकते। कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि 1960s में एआई आई थी, तो आज क्यों वायरल हो रही है, उसका हमने एक एक्सपेक्ट पढ़ा था कि आज वायरल इसलिए हो रही है, या जी बोले। सर सॉरी आपको इंटरप्ट किया सर। ये जो तीन हमने अभी जो तीन हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, एक जो है वो सुपरवाइज्ड है, एक अनसुपरवाइज्ड और एक जो है वो है रीइंफोर्स्ड। इसकी जो जी जी। चैट जीपीटी जो है, एक तो जो समझ में आई है वो ये आई है कि सुपरवाइज ये होती है कि आपने उसमें डेटा जो है वो देके और उसके बाद फिर आप उसकी आउटकम्स जो है वो ले रहे हैं खुद से ही। अनसुपरवाइज में ये है कि आपने एक डेटा बल्क में डेटा दे दिया, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि आपने डेटा दे दिया वो अनसुपरवाइज में उसने खुद ही अपने एल्गोरिदम्स डेवलप करने, तो ये अनसुपरवाइज हो गया। सुपरवाइज में ये है कि आपने इंफॉर्मेशन दे दी और वो और साथ साथ जो है मतलब डेटा दिया और आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ साथ सुपरवाइज कर रहे हैं। और री में ये है कि आपने जो है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों प्रेजेंट कर दिए हैं और वो एल्गोरिदम उसके डेवलप हो रहे हैं, वो अपडेट भी अपने कर रहे हैं। तो ये चैट जीपीटीज वगैरह किस में फॉल करती है, जी ये जी, चैट सुपरवाइज में जीपीटी, होंगी या इसका मैं एट ये द एंड सवाल ऑफ द है। लेक्चर, क्या समझ आ गई मुझे। इसका मैं आपको ना
इसी लेक्चर में सवाल का जवाब आगे है, आगे ठीक है आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी मिक्स थोड़ा हो जाएगा क्योंकि ये जनरेटिव एआई की तरफ आ जाएगा चैट जीपीटी। तो जनरेटिव एआई इज अ डिफरेंट फील्ड, डिस्क्रिमिनेटिव एआई तो इसका अभी थोड़ी देर में आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा, ठीक हो गया। सुपरवाइज एंड सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट में बॉटल बॉटल बॉटम लाइन बता देता हूँ तीनों में क्या डिफरेंस है। सुपरवाइज में हम डाटा प्लस लेबल देते हैं, अनसुपरवाइज में खाली डाटा देते हैं, रीइंफोर्समेंट में हम सिर्फ कुछ भी नहीं देते, मॉडल परफॉर्म करते हैं उसको सिर्फ हम रिवॉर्ड देते हैं कि आपने कुछ परफॉर्मेंस की है, गुड की है या बैड की है, बस हम ये करते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सुपरवाइज में डाटा भी देंगे, उसको सुपरवाइज भी करेंगे, लेबल भी देंगे साथ, ये किस चीज का डाटा है। अनसुपरवाइज में खाली डाटा देंगे, रीइंफोर्समेंट में हम क्या कहेंगे, उसको बना देंगे बस मॉडल को और वो खुद ही देखेगा, खुद ही इवॉल्व होगा, और उसको साथ साथ हम रिवॉर्ड्स देते रहेंगे कि तुमने सही काम किया, तुमने सही काम नहीं किया, दैट्स इट, ठीक है। तो चैट जीपीटी जिसके अंदर फॉल कर रहा है वो है जनरेटिव एआई, तो हम उसको भी टच करेंगे, ठीक हो गया। तो मेजर मशीन लर्निंग की आपको कैटेगरीज पता लगी कि ये तीन है फंक्शनैलिटी के लिहाज से। चैट जीपीटी की तरफ अभी हम आते हैं, वो आपको सवाल के जवाब मिलते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। या ओके, इसलिए अगर आपको क्लियर हो गया तो अब थोड़े ना इम्पोर्टेंट चीज की तरफ हम आने लगे हैं, वो है डाटा, ठीक है। इससे पहले मैं ना थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे ही देता हूँ इसका। सुपरवाइज एंड सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, ये हम जितनी कैटेगरीज की बात की है ना, ये है डिस्क्रिमिनेटिव एआई। डिस्क्रिमिनेटिव में हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेटिव में हम ये चीज कह रहे होते थे कि हमारे पास डाटा पहले से मौजूद है, हम उस डाटा में से कुछ रिजल्ट्स और पैटर्न्स निकाल रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेटिव एआई है, ठीक है। चैट जीपीटी लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ जनरेटिव एआई, वो नया डाटा यूज कर रहा होता है, ठीक है। चैट जीपीटी ने क्या करना है, नया डाटा जनरेट करना है बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट। हमारा अगला लेक्चर जनरेटिव एआई के ऊपर ही होगा, सारे एलएलएम्स पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कैटेगरी में लाया करता है, किस कैटेगरी में लाया नहीं करता, आपका थोड़ा माइंड की पिक्चर क्लियर होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जनरेटिव एआई कल भी हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेटिव एआई और जनरेटिव एआई के अंदर फर्क है। डिस्क्रिमिनेटिव एआई डिस्क्रिमिनेट करती है चीजों को, ठीक है। जनरेटिव एआई जनरेट करती है चीजों को, लेट्स से अभी हम न्यूरल नेटवर्क में जब आएंगे तो उसके उसमें एक और चीज भी मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा, कि अगर आपके पास मशीन लर्निंग आपने करनी है या एआई आपने करनी है और आपके पास डाटा नहीं है तो ये इम्पॉसिबल है कि आप मशीन लर्निंग कर सकते हैं या डीप लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कल भी एक बात बताई थी कि 1960s का कॉन्सेप्ट है 2025 में क्यों वायरल हो रहा है। कल मैंने एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की थी कि हार्डवेयर नहीं थे, जीपीयूज नहीं थे, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम शेयर करो, इतना डाटा नहीं था हमारे पास उस टाइम। आजकल सोशल मीडिया आ गया है, आपके पास पेटा जेटा बाइट्स के अंदर डाटा है, ठीक है। बहुत डाटा मौजूद है आजकल। आप 1960s में जाएं तो उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं होता था इस तरह जिस तरह आज है, क्या आज का नेट जो आया था वो बाद में आया था, अगर आपने इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ी हो तो। ये जो था 1960s के अंदर, उस वक्त हमारे पास डाटा मौजूद नहीं होता था, आज हमारे पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डाटा है। उसके ऊपर चैट जीपीटी 2023 में क्यों वायरल हुआ, 2023 में जो जीपीटी वायरल हुआ वो डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ था, ट्रेनिंग उसके डाटा के ऊपर हुई हुई थी, अब वो जनरेट कर रहा है, वो जनरेटिव एआई की तरफ आता है, ठीक है। तो डाटा इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कि डाटा के बगैर आप मशीन लर्निंग कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा डाटा के बारे में जान लेते हैं कि असल में होता क्या है डाटा, ठीक है। डाटा कुछ भी नहीं है, आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स पड़े हुए हैं, वो डाटा है। आप उस कोई भी, जैसे आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में डाटा हो सकता है, ठीक है, आपके पास इमेजेस पड़ी हुई है बहुत सारी, वो डाटा आपका, ठीक है। डाटा आपको यू नो वेल कि डाटा क्या होता है, उस डाटा के ऊपर कैलकुलेशन लगा के हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं उसको, तो वो इन्फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। डाटा हमारे पास इस टाइम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डाटा है, तो आप उसको यूज करना है मशीन लर्निंग के मॉडल के लिए, मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग में हम यूज कर सकते हैं उसको। इसलिए आज एफिशिएंटली हम एआई को का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर हमारे पास अच्छा मौजूद है, डाटा हमारे पास है, ठीक है।
आगे हम देखेंगे कि क्या चीजें थी जो एआई को आज एआई बना रही है। तो लेबलिंग के लिहाज से हमने अभी देखा है कि डाटा लेबलिंग के लिहाज से 3 टाइप का हो सकता है। ऑब्वियसली जब वो बंदा पीपल्स पार्टी में था, अब वो नून लीग में है। क्या हुआ, कैन यू रिपीट दैट? ओके, है। लेबल के लिहाज से डाटा क्या हो सकता है, अभी हमने देखा था कि डाटा जो था, एक हमारे पास इमेज है, अगर उसके ऊपर हम लगा देंगे ना लेबल, कि कैट की इमेज है, तो वो लेबल डाटा हो गया। ठीक है। लेबल डाटा की एग्जांपल क्या हो सकती है आपके साथ? सोचें, रियल लाइफ की एग्जांपल है। एक्सेल शीट्स आपने यूज की हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका जो पहली रो होती है उसके ऊपर लेबल लगा होता है कि ये कॉलम किस चीज का है, तो लेबल डाटा है। ठीक है। पहली रो में नेम होता है, नेम के अंदर सारे नेम्स होते हैं, तो लेबल लगा दिया ना। आप फॉर एग्जांपल किचन में जाते हैं, किचन में डब्बा रखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है चीनी, लेबल लगा दिया ना कि चीनी है इसके अंदर, डाटा इसके अंदर चीनी वाला डाटा है, लेबल लगा दिया मैंने। तो डाटा हर जगह मौजूद है। आप अलमारी में जाते हैं, आप लिख देते हैं शर्ट्स, इस वाले वार्डरोब के हिस्से में मेरी शर्ट्स पड़ी हुई है, लेबल लगा दिया आपने। ठीक है, ये लेबल डाटा है। अगर आप लेबल नहीं लगाते, फॉर एग्जांपल आपके सामने वार्डरोब पड़ी हुई है, ठीक है, आप लेबल नहीं लगाते, डाटा तो अभी भी पड़ा हुआ है आपके सामने, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये शर्ट्स का है या ये पैंट्स का है। ठीक है, तो ये लेबल लगा दिया। और सेमी सेमी लेबल होता है, सेमी सुपरवाइज होता है कि कुछ पे लगा देते हैं कुछ पे नहीं लगाते, मतलब फ्लफ फ्लफ भी होता है, ताकि मशीन के लिए और आसानी हो जाए कि कुछ कुछ है उसके पास, उसको पता लग गया ये है, फिर वो उस लेबल के लिहाज से आगे भी खुद ही पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है। मतलब मैं उसको एक तरह की घड़ी दिखा दूं, ठीक है, और उसकी मदद से वो घड़ी पहचान ले या घड़ी के रिलेटेड चीजें पहचान ले, ये क्लॉक रिस्ट वॉच पहचान ले या टेबल वॉच पहचान ले, क्लॉक या वॉल क्लॉक पहचान ले। ठीक है। तो डिफरेंस, तो कुछ हम लेबल कर देते हैं, कुछ हम नहीं करते हैं, तो डाटा डिफरेंट होता है। तो एक सवाल है आप लोगों से कि लेबल्ड डाटा के साथ कौन सी टाइप की मशीन लर्निंग हो सकती है? अभी अभी हमने देखा है लेबल्ड डाटा के साथ, सुपरवाइज लर्निंग। या लेबल डाटा के साथ होगी सुपरवाइज लर्निंग। डाटा है ना, डाटा हमने लेबल कर दिया, जब हम लेबल्ड फॉर्म ऑफ डाटा देंगे मशीन को, तो उससे होगी सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे हम सुपरविजन कर रहे हैं, डाटा के ऊपर लेबल लगा रहे हैं। और जब हम अनलेबल डाटा देंगे, ठीक है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग होगी। ठीक है, सेमी सुपरवाइज की कौन सी कैटेगरी होगी, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको मिक्सअप नहीं करना चीज़ों के साथ, बिगिनर फ्रेंडली और इजी लेके चलेंगे हम चीज़ों को। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने पजल्स खुलेंगे, आपको पता लगेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। ठीक है। बाय नेचर हम डाटा के लिहाज से कर लेते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये पता है, सबको ही पता है कि क्वांटिटेटिव वो होता है इसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जाए, नंबर्स इन्वॉल्व हो जाए। क्वालिटेटिव जिसके अंदर नंबर्स ना इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल क्वालिटी बता रहे हो कि अच्छा है बुरा है, ठीक है, छोटा है बड़ा है, और नंबर्स में नंबर्स बता रहे होंगे वो। ठीक है, कि एग्जैक्ट इसकी एज क्या है, 18 ईयर्स, ठीक है, एग्जैक्ट ये इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये नंबर्स में आ सकता है डाटा, या आप बता सकते हैं कि मुझे ये बताओ कि मैं मॉडल को कह सकता हूँ ना कि मुझे ये बताओ कि गाड़ी की हालत क्या है, तो गाड़ी की हालत किस टाइप ऑफ डाटा में आएगा? क्वालिटेटिव में आएगा ना, वो कहेगा गाड़ी की हालत बुरी है, अच्छी है, या बहुत ही बुरी है, वो इससे प्रिडिक्ट करेगा ना मॉडल मेरा, जो मशीन लर्निंग होगी। ठीक है। तो उससे ये मैं पूछ सकता हूँ कि क्वांटिटेटिव में पूछ सकता हूँ कि पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस है और इंडिया के जीतने के कितने कितने चांसेस है। हमने मैचेस देखे हैं, नीचे स्कोर बोर्ड आ रहा होता है कि 70% पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं, 30% इंडिया के जीतने के चांसेस हैं। वो क्या होता है? वो मशीन लर्निंग का मॉडल लगता है उसके ऊपर, वो प्रिडिक्ट करता है फिर उसको। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव है कि जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चर, अब मैंने ये लफ्ज बोल दिया, आप कहें स्ट्रक्चर क्या होता है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं कि अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हमने डाल दिया ना डाटा, लाइक एक स्ट्रक्चर जैसा टेबल, आपने एक्सेल शीट देखी है, वो टेबल में होती है। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डाटा अगर मैं दे रहा हूँ मशीन को, वो स्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर डाटा इन द फॉर्म ऑफ इन द कंप्यूटर साइंस टेबल्स या स्कीमा के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, एक्सेल शीट से निकले थे, फिर आगे डेटा बेसिस हैं, वो भी रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है डाटा।
ठीक है, जो भी रोज एंड कॉलम्स और स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा ना डाटा, वो स्ट्रक्चर डाटा होगा कि एक बकायदा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, रोज हैं, कॉलम्स हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा। उसको, मशीन को पता है कि इस पूरे कॉलम के अंदर नेम्स होंगे, इस पूरे कॉलम के अंदर एज होगी, उसको पता है, पूरा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर होता है जिस तरह आजकल आजकल जो बड़ा वायरल हो रहा है, जेसॉन वगैरह, एक्सएमएल, ये चीजें, ये सेमी स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं होती टेबल के फॉर्म में, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर इन इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन होती है। स्ट्रक्चर होती है लेकिन जिसको कहते हैं ना कन्वेंशनल स्ट्रक्चर, वो नहीं होती। क्या अभी हम डाटा के टाइप पढ़ रहे हैं कि हम डाटा मॉडल को टेक्स्ट भी दे सकते हैं, डाटा इमेज भी दे सकते हैं, डाटा वॉइस भी दे सकते हैं। डाटा डाटा देना है ना मॉडल को, किस फॉर्म में देना है। ठीक है, इसलिए डाटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे पास डाटा की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमें किस टाइप का डाटा के साथ किस तरह डील करना है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है तस्वीरें, ठीक है, रैंडम टेक्स्ट, और मैं बोल रहा हूँ, ये भी वेव लेंथ है ना, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वेव लेंथ से आ रही है ऑडियो। ठीक है, तस्वीर क्या है, तस्वीर पीछे बैकएंड के ऊपर जीरो वंस की फॉर्म में स्टोर होगी, जब हम कंप्यूटर विजन को टच करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोस, स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। मशीन लर्निंग जो थी बेसिकली वो फेल यहाँ पर होती थी। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता था ना, मतलब कि उस बहुत बड़ा नाइटमेयर होता था मशीन के लिए। स्ट्रक्चर्ड डाटा तो है, उसको मैंने एक टेबल को फॉर्म में डाटा दे दिया, वो समझ गया, सेमी स्ट्रक्चर भी दे दिया। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता था ना, वो मशीन लर्निंग को उस पर ट्रेन करना बड़ा मुश्किल काम होता था। कल हमने 3 डोमेन्स पढ़े थे, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन। एक बंदा एक्सप्लेन करते जल्दी से, फास्ट, कि कौन कौन से डोमेन थे। एनएलपी, कंप्यूटर विजन और स्पीच रिकॉग्निशन। पीछे टेक्स्ट में कहते हैं। हम्म, सीवी फॉर इमेजेस, यस। एनएलपी फॉर, कल के लेक्चर हमने लिया था ना। और स्पीच रिकॉग्निशन फॉर, स्पीच, स्पीच से क्या ध्यान में आ रहा सही है, 3 फॉर्म्स ऑफ एआई है ना। एक जो है वो इट हैज टू डू विद वॉइस रिकग्निशन, एक जो है वो टेक्स्ट बेस्ड रिकग्निशन है, और ये मॉडल्स है, न्यूरल मॉडल्स कह लीजिए, एलएलएम्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप स्पीच रिकग्निशन करते हैं, इमेज रिकग्निशन करते हैं, और एक जो है वो टेक्स्ट रिकग्निशन है। ये 3 फॉर्म्स हैं जहां तक मुझे समझ में आई। है? नहीं नहीं, एलएलएम्स नहीं हुई ये। अब आप एआई टेक्स्ट पे लगा दो तो क्या था, बन गया था एनएलपी। एआई इमेजेस पे लगा दो तो कंप्यूटर विजन। एआई स्पीच पे लगा दो तो ऑडियो। सिंपल। एआई टेक्स्ट पे एनएलपी, एआई इमेजेस वीडियोस पे सीवी, और एआई स्पीच के ऊपर स्पीच रिकॉग्निशन। दैट्स इट। ठीक है। अब देखिए जरा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो था वो मशीन के लिए नाइटमेयर था उस टाइम, और इसी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ने पूरी पूरी डोमेन्स निकाल दी। टेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को डील करना था तो एनएलपी निकल गई, इमेजेस वीडियोस को करना था तो सीवी निकल गया, ऑडियो को करना था तो आपके सामने स्पीच रिकॉग्निशन आ गई। आजकल के मॉडल्स इतने एफिशिएंट हैं कि वो सबके साथ डील कर लेते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आ गए। ठीक है, लेकिन ये कन्वेंशनल चले जा रही है 60-70 सालों से, इसलिए हमारे पास डोमेन्स है। आजकल इतना फर्क नहीं है तीनों डोमेन्स के अंदर, एनएलपी, सीवी, ऑडियो, स्पीच रिकॉग्निशन, तीनों में डीप लर्निंग ही लगनी है। ठीक है, तीनों में डीप लर्निंग लगनी है, तीनों में न्यूरल नेटवर्क्स लगने हैं। तो आजकल इतना फर्क है, लेकिन उस टाइम के जमाने के में नाइटमेयर होता था अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो फिर यहाँ से 3 पूरी डोमेन्स निकली। एक साइंटिस्ट कहता था सिर्फ मुझे टेक्स्ट बेस के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए क्या हो गया, एनएलपी। एक साइंटिस्ट कहता था कि मुझे सीवी के अंदर काम करना है, सिर्फ मुझे कंप्यूटर इमेजेस वीडियोस के लिए काम करना है, तो मैं सीवी के पास आ जाऊंगा। एक बंदा कहता था मुझे ऑडियो में।
ये जो था ना इमेजेस और वीडियोस, इसकी वजह से पूरे एआई वर्ल्ड के अंदर चेंज आया था। अभी उसको डिस्कस करते हैं। सीवी चेंज लेकर आया था काइंड ऑफ 2012 के अंदर। इसने जिस तरह अभी 2023 के अंदर दुनिया को हिला दिया था ना जीपीटी ने, तो उस वक्त 2012 के अंदर सीवी के डोमेन के अंदर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2012 की वर्ल्ड को हिला दिया था एआई के। ठीक है। स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो था, ये नाइटमेयर होता था मुझे। पहले नहीं इतनी एफिशिएंटली इसको डील किया जाता था। अब हमारे पास इतने एफिशिएंट मॉडल्स आ गए हैं जो इसको डील करते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जब आया था तो इसने पूरी पूरी डोमेन्स बना दी थी। टेक्स्ट है तो एनएलपी, इमेजेस वीडियोस है तो कंप्यूटर विजन, ऑडियो है तो स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है। तो ये पूरी पूरी डोमेन्स बन गई थी। ठीक है। सोर्स के लिहाज से प्राइमरी सोर्स होती है, सेकेंडरी सोर्स होती है। ठीक है। प्राइमरी सोर्स मतलब कि मैंने जो खुद डाटा कलेक्ट किया अपने हाथ से, मतलब कि अभी रिसेंटली आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे हम, पाकिस्तान के डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, कि वो क्या कहते हैं रियल टाइम उसका स्कैन करेगा डाटा। फॉर एग्जांपल जैसा मेरा कैम ऑन है ना, तो मैं जाऊंगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और मैं अपना मेरा स्कैन करेगा। वो मुझे फॉर एग्जांपल स्किन की कोई बीमारी है, तो मैं उसके सामने जाके अपना हाथ या मुंह स्कैन करूंगा कि मुझे क्या बीमारी है, तो वो रियल टाइम मुझे बता देगा कि इसको क्या बीमारी है और इसको कौन सी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ये कौन सा मॉडल होगा आप मुझे बताएं। रियल टाइम वो स्कैन कर रहा है, तस्वीर देख रहा है। तो ये किस फील्ड के अंदर मैंने काम किया था, वो मेरी तस्वीर को देख रहा है। सुपरवाइज। डोमेन बताएं, डोमेन बताएं। एनएलपी कंप्यूटर, हाँ। इमेज 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 से क्या याद आया, सीवी। कंप्यूटर वीएन के अंदर मैंने काम किया था। ठीक है। कंप्यूटर वीएन, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च जो हुई है और मॉडल जो आगे देखेंगे हम, साइंटिस्ट बेस्ट साइंटिस्ट जो है 2012 में भी एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक मॉडल निकाला था, एलेक्स नेट। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो मतलब कि एक कंप्यूटर को हम आंखें दे रहे हैं ना, कंप्यूटर विजन, विजन से क्या जहन में आता है कि हम आंखें दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं कंप्यूटर को। ठीक है। तो उस वो देख रहा है, मेरी मेरी शक्ल देखेगा, कोई स्किन की मुझे कोई बीमारी होगी, मुझे पिंपल्स हो रहे होंगे या कुछ भी होगा, तो मुझे मेडिसिन दे देगा। या अगर मुझे स्लाइड से पिंपल्स हैं तो वो मुझे बता देगा कि अ, आप क्या फेस वॉश यूज करो, क्या क्या यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसके लिए हमने पाकिस्तान का डाटा लिया था, कलेक्ट किया था। तो वो हमारा कौन सा डाटा था, प्राइमरी डाटा था, अपने अपने हमने हाथ से कलेक्ट किया था। ठीक है। अगर तो मैं कहीं से उठाता डाटा, लाइक इंटरनेट से उठाता, कई और चीजों से उठा लेता, वेबसाइट से ले लेता, किसी से खरीद लेता, तो वो सेकेंडरी डाटा होता, वो मेरा अपना जाती डाटा ना होता, वो सेकेंडरी डाटा होता। तो ये दो सोर्सेज होती है सोर्सेज के लिहाज से, कि प्राइमरी डाटा के ऊपर हमेशा आपका मॉडल एफिशिएंट होगा, लेकिन उसको निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि हम मॉडल को ट्रेन करने में तो हमें लाइक 2 माह लगे थे, लेकिन डाटा इकट्ठा करने में हमें 7-8 माह लगे थे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली कोई अपनी तस्वीर नहीं देता इस तरह, क्योंकि तस्वीरों के ऊपर मॉडल डाटा तैयार होता है ना। डाटा तस्वीरें आएंगी तभी उसको ट्रेन करेंगे ना हम तस्वीरों के ऊपर, तभी वो इतना एफिशिएंट होगा कि वो देखते ही बता दे कि इसको कौन सी बीमारी है। पहले बीमार लोगों की तस्वीरें देनी पड़ेंगी ना उसको, उसका डाटा देना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा उस डाटा के ऊपर। ठीक है। तो या जी तला भाई। सर ये पूछना था कि आपने जो मशीन लर्निंग का बताया, इसके बाद आपने बताया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या हम्म, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, इसके बाद इसका मतलब कि डाउनफॉल शुरू हो गया, ऐसे ही है? नहीं नहीं मतलब नहीं इस नहीं। चीज़ से वीडियो वीडियो टेक्स्ट इमेजेस वगैरह को ज़्यादा एफिशिएंसी तौर पे मतलब उसको हैंडल नहीं कर रहा है। आई वाज सेइंग कि मशीन लर्निंग थी, मशीन लर्निंग के टाइप्स ऑफ डिस्कस कर ली। अब हम डाटा पढ़ रहे हैं कि डाटा इटसेल्फ क्या होता है। ठीक है। जब भी हम एआई करेंगे ना तो उसके लिए डाटा बहुत जरूरी होगा। अब हम डाटा और उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं कि डाटा किस किस टाइप का हो सकता है। लेबल डाटा हो सकता है, लेबल डाटा हो सकता है। लेबल डाटा में क्या चीज हम पढ़ रहे थे, लेबल डाटा हम किसको देते हैं, सुपरवाइज लर्निंग को। सुपरवाइज। ठीक है। तो अब हम देख रहे थे एक और टाइप ऑफ डाटा है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड है। पहले जमाने में मशीन लर्निंग जो थी ना वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हैंडल नहीं करती थी एफिशिएंटली। जाहिर है इमेजेस हैं, इमेजेस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है ना, ये ऑडियो है मेरी, ये वेव लेंथ है।
अनस्ट्रक्चर्ड है। इसको अगर हम कंप्यूटर फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे 0 और 1 में भी अनस्ट्रक्चर्ड है ना, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसका इमेज का, एज सच कोई वीडियो का स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जब स्ट्रक्चर, और हम रैंडम टेक्स्ट दे रहे हैं किसी को, उसका भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था ना पहले जमाने में, उससे डील करना मुश्किल होता था मशीन को, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से। फिर जो 3 टाइप्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता था, टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो। 3 टाइप्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था, तो तीनों ने अलग अलग डोमेन्स बना ली। टेक्स्ट ने अलग, टेक्स्ट की डोमेन थी एनएलपी, उसके बाद आपका सीवी, और उसके बाद आपका स्पीच रिकॉग्निशन। साइंटिस्ट कहते थे कि ये 3 टाइप्स ऑफ डाटा है ना अनस्ट्रक्चर्ड, टेक्स्ट वाला है तो मैं टेक्स्ट में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इमेजेस में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं स्पीच में रिसर्च कर रहा हूँ। तो साइंटिस्ट ने अपना डोमेन बना ली थी। लेकिन आजकल मॉडल्स इतने एफिशिएंट है कि वो तीनों टाइप्स ऑफ डाटा हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनल पीछे से चले जा रहे आ रही थी, वो जब मशीन लर्निंग के लिए मुश्किल होती थी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को से डील करने में। ठीक है, आजकल बहुत एफिशिएंसी आ गई है, बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन डोमेन्स अभी भी चले जा रही हैं, क्योंकि ये 60-70 साल से जो पीछे से हमारी कन्वेंशन चलती आ रही थी, कंप्यूटर वीएन, एनएलपी, एक डोमेन हमारी बनी हुई है अभी तक। ठीक है, और जो भी कहते हैं कि मैंने इमेजेस में काम किया है, बंदे को पता लग जाता है कि कंप्यूटर वीएन है। कोई कहता है मैंने ऑडियो के रिलेटेड काम किया, 11 लैब्स का सबको पता होगा, वो क्या करते हैं, वो ऑडियो जनरेट करके देते हैं ना। ठीक है, तो ऑडियो के रिलेटेड अगर काम किया होगा तो उसको पता लग जाएगा मैंने स्पीच के रिलेटेड, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच एनालिसिस के ऊपर काम किया है। तो टेक्स्ट के रिलेटेड काम करेगा तो उसको पता लगेगा मैंने एनएलपी के रिलेटेड काम किया था। तो ये डोमेन्स कैटेगराइज हो गए, 3 अनस्ट्रक्चर्ड डाटा थे तो 3 डोमेन्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक हो गया। अभी जो डीप लर्निंग है इसे बोला जाता है कि भाई इसमें ये मशीन लर्निंग के एडवांस है। डीप लर्निंग हम्म डेटा को एफिशिएंसी मतलब हैंडल करना, ये डील करना, हम्म हम्म वो किस कैटेगरी में आती है मशीन लर्निंग? जैसे कंप्यूटर डीप विजन लर्निंग आता के है। इसके बाद, डाटा के बाद वाला टॉपिक हमारा डीप लर्निंग का है, तो मैं ठीक है उसको, सर, ठीक। हाँ ठीक है, उसको मैं फिर टैकल करूंगा। इस हो सकता है ओके। कि 10 बजे से थोड़ा आगे चला जाए हमारा, तो हमारा सेशन। ठीक है। नो इशू सर। ठीक है, तो डाटा जो था, अब यहाँ तक क्लियर है सबको। जी जी, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, बाकी भी बता देंगे, क्लियर है यहाँ तक सब, या गुड। ठीक है, जहां पर भी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगी तो आपने सोच रहे थे कि डाटा के बगैर तो हमारा काम चल ही नहीं सकता ना, क्योंकि मशीन को ट्रेन किसके ऊपर करेंगे। अभी हमने देखा कि जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे उतना ज्यादा एफिशिएंट होगी हमेशा। यार आप इसको अपने इंसानों से लेकर आए ना, कि आप इंसानों को जितना ज्यादा ट्रेन करते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा वो बंदा एफिशिएंट बनता है। ठीक है, एक बंदे ने 3 महीने लगाए होते हैं, किसने, एक बंदे ने 6, एक बंदे ने साल, कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा? साल वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा ना, ट्रेनिंग हो रही है उसकी। इसी तरह मॉडल जो होंगे वो भी जितना ज्यादा ट्रेन होंगे उतना ज्यादा एफिशिएंट होंगे। तो ट्रेनिंग हमने करनी किस पे है? डाटा के ऊपर ही करनी है ना हमने ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग हमारी डाटा के ऊपर ही हो रही होगी ना। तो ऑब्वियसली ये फिर इतने टाइप्स ऑफ डाटा हमारे पास है, तो हमें डाटा का पता होना चाहिए कि डाटा बेसिक ही है, और भी होते हैं ऑर्डिनल नोट, वो आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक आपने ये टाइप पता करनी है कि लेबल होते हैं डाटा बाय नेचर क्या कौन सी होती है, और स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बदौलत हमारे पास पूरी पूरी डोमेन्स ऑफ एआई निकल आए। ठीक है, पूरी डोमेन्स हमारे सामने आ गई, एनएलपी, कंप्यूटर विजन और ये स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, क्लियर। मूव ऑन करूँ नेक्स्ट। या गुड। अब आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, मशीन लर्निंग हमने देख ली, मशीन लर्निंग थी कॉन्सेप्ट 80s का या 2000 तक का ना कॉन्सेप्ट आया था। कल तक हमने ना मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में सिर्फ एक डिफरेंस पढ़ा था, अगर कल का लेक्चर किसी को याद हो। तो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में सिर्फ इतना फर्क है कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क से इस्तेमाल करता है, और मशीन लर्निंग ज्यादातर नहीं करता। ठीक है, मैंने मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये बताया था कल। तो अब इसके ना डीप डाइव करते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, कि मशीन लर्निंग और एक्चुअल में डीप लर्निंग का इन डेप्थ फर्क क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने कल एक और भी चीज बताई थी कि जब मशीन लर्निंग आई थी, मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग बहुत बुरी तरह से फेल हो गई थी मार्केट के अंदर। अगर आपको याद हो, मैंने कल एक चीज बताई थी कि मशीन लर्निंग जब नई नया कॉन्सेप्ट आया था तो वो बहुत बुरी तरह फेल हो गया था।
इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया था उसके अंदर, ठीक है, फेल हो गया था, इन्वेस्टर का पैसा डूब गया था। अब कोई भी जाता था ना मशीन लर्निंग का नाम लेके, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स कहते थे हमने वैसा नहीं लगाना। तो वो ये था न्यूरल नेटवर्क, नया नया मशीन लर्निंग मतलब है। अभी तक मशीन लर्निंग के फेज में ही है हम, ठीक है, अभी तक डीप लर्निंग नहीं आई, अभी तक हम मशीन लर्निंग के फेज में है। मशीन लर्निंग में एक चीज इंट्रोड्यूस हुई, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग के फेज में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क। थोड़ी हिस्ट्री के साथ टच करके आपको बताता हूँ कि जब ये न्यूरल नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ ना, ठीक है, तो ये वाला फेज था मशीन लर्निंग का कि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ली साइंटिस्ट ने, और ये बहुत बुरी तरह फेल हो गया न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। मतलब कि एट दैट टाइम इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी, ये वो जिसको कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं हो रही थी। न्यूरल नेटवर्क, अब जो भी बंदा जाता था साइंटिस्ट के पास, साइंटिस्ट जाता था या कोई भी बंदा रिसर्च वाला जाता था इन्वेस्टर के पास कि मुझे न्यूरल नेटवर्क में रिसर्च करनी है, तो इन्वेस्टर्स के माइंड में था कि न्यूरल नेटवर्क मतलब के फेलियर, तो वो नहीं करते थे रिसर्च। फिर न्यूरल नेटवर्क्स में एडवांसमेंट आई, न्यूरल नेटवर्क्स होना शुरू हो गए कॉम्प्लेक्स। अभी हम न्यूरल नेटवर्क्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ रही है कि कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स का क्या 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 मतलब है। जब न्यूरल नेटवर्क्स कॉम्प्लेक्स हुए ना, कॉम्प्लेक्स हुए, तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसको ना रीब्रांड करते हैं हम, इसका नाम हम रख देते हैं डीप लर्निंग, ठीक है। तो रीब्रांड हो गया। आपके ध्यान में आ रहा होगा कि हम न्यूरल नेटवर्क क्यों नहीं कहते डीप लर्निंग को, क्योंकि डीप लर्निंग में तो न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं ना। तो फिर साइंटिस्ट ने न्यूरल नेटवर्क को रीब्रांड किया फॉर द सेक ऑफ द, यू कैन से, नोटोरियस मार्केट, कि इसको कहते हैं डीप लर्निंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है, डीप होता जा रहा है न्यूरल नेटवर्क, तो उसको हमें डीप लर्निंग नाम दे देते हैं। तो यहाँ से फिर डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट है, और फिर डीप लर्निंग में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट्स हुई और ग्रोथ हुई। फिर देखा देखा दुनिया ने कि कितनी एडवांसमेंट हुई डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, मतलब कि आपने ये नहीं सोचना कि न्यूरल नेटवर्क्स यूज ही नहीं होते मशीन लर्निंग के अंदर, लेकिन बहुत ही थोड़े लेवल के ऊपर, बहुत ही यू कैन से इजी न्यूरल नेटवर्क्स, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के। तो डीप लर्निंग है वो कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ इट है, ठीक है। तो आप डीप लर्निंग और मोटा मोटा जो आप कहते हो ना कि फर्क डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में, वो न्यूरल नेटवर्क्स का है, ठीक है। अभी इसका फर्क हम आज के लेक्चर में इन डेप्थ और देखेंगे, जब आपको न्यूरल नेटवर्क का पता लग जाएगा क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो तो उसी वक्त आप पूछ लिया करें, मतलब कि हैंड रेस करके, ठीक है। क्लियर, मूव ऑन करें, या मैं रिपीट कर देता हूँ। मशीन लर्निंग आपको बताया, मशीन लर्निंग आई, मशीन लर्निंग में एक ना नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, वो था न्यूरल नेटवर्क का। मशीन लर्निंग आई थी, मशीन लर्निंग में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, न्यूरल नेटवर्क्स का। न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं कि न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन वो अर्ली अर्ली स्टेज थी ना न्यूरल नेटवर्क्स की, तो वो बुरी तरह फेल हो गया, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क से बुरी तरह फेल हो गए, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट लगाई थी न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, इन्वेस्ट करते हैं ना लोग, पैसा देते हैं लोग रिसर्च करने के लिए, सबके पैसे जाया हो गए। तो अब न्यूरल नेटवर्क्स को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया साइंटिस्ट ने, थोड़ा और डीप किया, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया, तो न्यूरल नेटवर्क्स का नाम रख दिया, मतलब कि फॉर द सेक ऑफ द रिसर्च साइंटिस्ट ने न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब को इस इस फील्ड को कह दिया डीप लर्निंग, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे न्यूरल नेटवर्क्स। जब उसकी रीब्रांडिंग की, इसको कह दिया हमने डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग से हम शिफ्ट हो गए डीप लर्निंग के वर्ल्ड में, तो इसको डीप लर्निंग का ताकि इन्वेस्टमेंट मिले। अब साइंटिस्ट जाके कहते थे कि हम रिसर्च कर रहे हैं डीप लर्निंग के अंदर, तो फिर उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही होती थी, ठीक है। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में अभी तक हमने मोटा मोटा फर्क देखा है कि डीप लर्निंग के अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म के न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स किस्म के न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं। न्यूरल नेटवर्क अभी आपको नहीं पता क्या होता है, वो हम अभी देखते हैं कि क्या होता है न्यूरल नेटवर्क, लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया जाता है डीप लर्निंग, ठीक हो गया? अब क्लियर है राइब आपको? ओके, लेट्स मूव ऑन।
अगेन अगेन हम पहले लेक्चर से, ओरिएंटेशन से, कल भी एक ही चीज देख रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंस्पायर्ड थी इंसानों से, इंसानों से इंस्पायर्ड थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंसान की इंटेलिजेंस में क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर एक न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरो, अगर किसी ने मेडिकल साइंस पढ़ी है, ठीक है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ढेर सारे न्यूरॉन्स मिलके काम कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट ने सोचा कि इंसान का ब्रेन है, सिस्टम है, पूरा न्यूरॉन्स होते हैं उसका। ठीक है, इंसान के अंदर भी नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो वाई नॉट उससे इंस्पायर्ड होके हम एक न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, तो वहां से इंस्पिरेशन आई इंसान के दिमाग से कि हमने मूव ऑन करना है मशीन की तरफ, और मशीन में हम न्यूरल नेटवर्क को बनाएंगे। ठीक है, अर्ली कॉन्सेप्ट था, अर्ली हमने इसमें इन्वेंशंस की। ठीक है, इस टाइप का न्यूरल नेटवर्क होता है। बड़ा डरावना से लग रहा होगा, ये हम बनाएंगे अभी आगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस टाइप का न्यूरल नेटवर्क होता है। तो पहले ना डेप्थ पे चले जाते हैं इसके कि ये होती क्या चीज है। आप अपना भी बनाएंगे ना, तो ये एक एक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है जिसमें हम इस टाइप की कुछ शक्ल बना रहे होंगे बैकएंड के ऊपर। ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये कनेक्ट होके ना कुछ काम कर रहे हैं। समझ लें कि फॉर एग्जांपल इंसान है, इंसान के भी न्यूरॉन्स डिफरेंट, हर एक न्यूरॉन डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा होता है ना। तो न्यूरल नेटवर्क को ना इस तरह समझें कि जो डिफरेंट न्यूरॉन्स है ना, ये देखिए डिफरेंट न्यूरॉन्स है ना, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये सारे डिफरेंट न्यूरॉन्स है। ये सारे मिलके कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ये सारे मिलके हुए कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक न्यूरॉन के अंदर अगर इसको खोल के देखेंगे ना, तो पता करते हैं कि ये न्यूरॉन है क्या चीज। ठीक है, इसकी इंजीनियरिंग करते हैं थोड़ी सी कि ये जो इसको खोल के देखते हैं कि न्यूरॉन क्या चीज है। तो न्यूरॉन बैकएंड के ऊपर कुछ भी नहीं है, एक ना मैथ का फंक्शन है, मैथ का फॉर्मूला है। हो सकता है बैकएंड के ऊपर ये वाला न्यूरॉन दो चीजों को प्लस कर रहा हो, 2 + 2 कर रहा हो, ये वाला न्यूरॉन कर रहा हो 2 × 2, ये कर नहीं रहा होगा, एग्जाम्पल कह रहा हूँ। ये वाला न्यूरॉन कर रहा हो, लेट्स से डिवाइड कर रहा हो 2 ÷ 2, ये ये कर रहा हो, मॉड्यूलस निकाल रहा हो, ये रिमाइंडर निकाल रहा हो। फिर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये होते हैं मैथ के फंक्शंस, मैथ के फॉर्मूलाज। ये सारे फॉर्मूलाज मिलके ना कुछ चीज को अखज करते हैं, कुछ चीज निकालते हैं। ठीक है, न्यूरॉन इटसेल्फ आप समझ लें कि एक मैथ का फॉर्मूला है। ठीक है, समझ आ गई न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन मैथ का फॉर्मूला है बस। एक न्यूरॉन होगा, वो कोई भी एक ना छोटा सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, लेट्स से प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उससे मिलके ना फिर हम पूरा नेटवर्क तैयार करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स क्लियर है। न्यूरॉन क्या होता है, एक न्यूरॉन क्या होता है, एक न्यूरॉन क्या होता है, वो क्लियर हो गया आपको? या एक न्यूरॉन जो होता है वो कोई भी मैथ का फंक्शन होगा। अब नेटवर्क जो होता है ना, नेटवर्क का मतलब होता है कि ज्यादा सारी चीजें जब कनेक्ट होती है ना एक जगह पे, वो नेटवर्क बनाती है। इंटरनेट भी क्या नेटवर्क है, सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप आपके थ्रू मैं किसी और बंदे से मिलता हूँ, तो वो नेटवर्क क्रिएट हो रहा होता है। तो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स आपस में ज्यादा सारे न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, तो ये न्यूरल नेटवर्क बना रहा है, दैट्स इट। न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स काफी ज्यादा न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। न्यूरल हमने देख लिया कि क्या है, एक मैथ का फंक्शन है, दैट्स इट। आगे आपने एक फंक्शन पढ़ेंगे रिल्यू का, रिल्यू का फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी एक न्यूरॉन है। सबसे पॉपुलर यू कैन से, सबसे पॉपुलर न्यूरॉन है। वो क्या करता है, वो सिर्फ ग्रेटर जो होगा ना वो रिटर्न कर देगा। मैं आपको देता हूँ 0 और 10, या 0 या 100। तो ग्रेटर कौन सा होगा, 100 होगा ना, तो वो आपको 100 दे देगा। ठीक है, -1 और 0, 0 बड़ा है ना तो 0 दे देगा। तो जौन सा ग्रेटर होगा ना, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर 0 है तो 0 सबसे बड़ा है तो 0 दे देगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा, बहुत पॉपुलर आपका न्यूरॉन है, और इसको हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे रीलू को। आप देखेंगे रीलू बहुत ही ज्यादा यूज होगा। ठीक है,
तो बैक एंड के ऊपर एक न्यूरॉन इज नथिंग एल्स जस्ट अ फंक्शन जो कि एक काम परफॉर्म कर रहा है। एक कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है, न्यूरॉन वो काम करता है, फिर दूसरा काम करता है, वो ज्यादा सारे न्यूरॉन्स मिलके काम करते हैं, ठीक है, और फिर एक आउटपुट निकालते हैं। दैट्स इट, खत्म, यही चीज हो रही होती है। ठीक है, लेट्स से मैं आपको टीम में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए आधा काम एक बंदा करता है, दो बंदे हैं, आधा काम दूसरा बंदा करता है। इसको ये चीजें असाइन है, इसको ये चीजें असाइन है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, काम आपके सामने आ गया। यही चीजें करते हैं न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन से ज्यादा सारे, ठीक है। तो अब न्यूरल नेटवर्क को थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यूरॉन को समझ लिया ना, नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि ज्यादा सारी चीजें, ठीक है, ज्यादा सारी चीजें ना जब कनेक्ट हो जाए तो वो नेटवर्क बनाती है। न्यूरॉन्स हैं, जो बहुत सारे न्यूरॉन्स एक जगह पे फॉर्म हो रहे हैं तो वो एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब ये लेयर्स हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर। वन, इसको इनपुट लेयर कहते हैं, 0 2 3 4, ये आउटपुट लेयर। ये हमें नजर नहीं आती है, मतलब कि आम यूजर को ये हिडन है ना, उसको सिर्फ इनपुट नजर आएगी और आउटपुट नजर आएगी, जाहिर है उसको नहीं पता है कितनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये लेयर्स लेयर्स होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स काम कर रहा होता है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये न्यूरल नेटवर्क है जो बता रहा है कि जिसके आउटकम्स हो सकते हैं तीन। कुछ भी समझ ना आ रही हो ये भी मुझे रोक दे। अभी तक जितना क्लियर है, अभी तक जितना मैंने समझाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क। अभी तक मैंने जितना बताया क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? दो तीन और बंदे कहते हैं ओके। न्यूरॉन क्लियर है। न्यूरॉन में दोबारा रिपीट करता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। न्यूरॉन होता है एक एक चीज है, ठीक है। न्यूरॉन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि एक चीज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जिस तरह लेट्स से मैं दो नंबर देता हूँ, उसमें से मुझे बड़ा नंबर बता दे, प्लस कर दे, माइनस कर दे, न्यूरॉन कुछ भी नहीं है। और बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो एक काम परफॉर्म करते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यार, गिव मी अ सेकंड। मेरा यहाँ पे अगर कोई नोट्स पड़े हो ना, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके, मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ। आ, ये दो पेजेस है मेरे पास, अगर आपको नजर आ रहे हैं, दो पेजेस है, ठीक है। लेट्स से ये कैट है, ये डॉग है, ठीक है। मिक्स पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, हम इसको ये इनपुट देंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पहली लेयर क्या होगी, वो खोलेगी, थोड़ी सी चीजें खोलेगी, ठीक है। दूसरी लेयर होगी वो और थोड़ा इसको ओपन करेगी, और थोड़े पैटर्न्स निकालेगी, और थोड़े स्ट्रक्चर डिफाइन करेगी, ठीक है। तीसरी लेयर और थोड़े करेगी, चौथी लेयर और थोड़े करेगी, पांचवी लेयर और थोड़े करेगी, और एट द एंड हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, हमारे पास दो दो अलग अलग आउटपुट्स आ गए कि ये कैट है, डॉग है। उसने इसको क्लियर कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। तो नेटवर्क एक चीज कर रहा होता है, ठीक है। अब आपके सामने क्या चीजें हैं कि जितनी ज्यादा लेयर होंगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। जैसे हम कह रहे थे ना, पहली लेयर पे इतना खुलता है, दूसरी लेयर पे हो सकता है कुछ ज्यादा इसका स्ट्रक्चर डिफाइंड हो, तीसरी लेयर पे लेट्स से अगर कैट है तो पहली लेयर पे क्या हो सकता है, उसके कान डिफाइन हो कि इसके कान किधर है। दूसरी लेयर पे हो सकता है उसकी आंखें किधर है। तीसरी लेयर पे हो सकता है कि उसकी बॉडी किधर है, ठीक है, उसकी दुम किधर है। फिर पांचवी लेयर के ऊपर वो सारी चीजें कनेक्ट करे, छठी लेयर के ऊपर इस तरह कॉम्प्लेक्स चीजें ना आगे ट्रैवल करती हैं, क्योंकि ये है तो मशीन ही ना, वो इससे लर्न करती है चीजों को। तो ये लेयर्स की फॉर्म में काम हो रहा होता है, ठीक है। लेट्स से जितने आउटपुट होंगे ना, जितने आउटपुट के ऊपर न्यूरॉन्स होंगे ना, उतने आउटकम्स आ सकते हैं। अभी आप इतना इतना बस ध्यान में रखें कि तीन किस्म के आउटपुट आ सकते हैं,
सिंपल है, कॉमन सेंस है। 3 न्यूरॉन्स है तो 3 किस्म के आउटपुट आ सकते हैं, जाहिर है। आउटपुट के ऊपर 3 है तो 3 किस्म के आउटपुट आ सकते हैं। लेट्स से आउटपुट 1 कैट है, आउटपुट 2 डॉग है, आउटपुट 3 मोंकी है। अब मैंने एक तस्वीर दी है उसको, अब उसने बताना है कि ये कैट है, डॉग है या मोंकी है। उसने तस्वीर ली है, तस्वीर पहली लेयर इनपुट लेयर पे, दूसरी लेयर पे ली है, तीसरी लेयर पे ली है, चौथी लेयर पे लेके उसने बता दिया कि ये तो डॉग है। ठीक है। अगर वो कैट होती तो हो सकता है वो बताया था ये तो कैट है, ये तो मोंकी है। ठीक है। एट द एंड जितने भी फॉर्म्स ऑफ, जितने भी न्यूरॉन्स होंगे ना हमारे आउटपुट लेयर पे, उतने किस्म के हमारे पास वो आ सकते हैं, यू कैन से, हमारे पास कंक्लूजन आ सकते हैं। ये सारा जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेटिव एआई का। अभी तक हमने जनरेटिव एआई को टच नहीं किया, तो आपने सिर्फ जनरेटिव एआई के साथ मिक्स नहीं करना। डिस्क्रिमिनेटिव एआई पढ़ रहे हैं हम सारा कुछ। ठीक है, ए टू जी हम डिस्क्रिमिनेटिव एआई पढ़ रहे हैं। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क का आप लोगों को आइडिया हुआ है कि न्यूरल नेटवर्क है क्या? बिल्कुल नए मैन में टर्म्स में जितना भी आपको आइडिया हो ना, बहुत है। ठीक है। किसी को लगता है कि मेरे पास थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वैग है, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने आगे न्यूरल नेटवर्क इन डेप्थ पढ़ना है, पूरे पूरे लेक्चर्स पढ़ने हैं, क्रिएट करना है, कोड करना है। अभी आपके मोटिवेशन के लिए इतना पढ़ा है, जितना भी आपको समझ आया है। इट्स ओके अगर आप कहते हैं कि मुझे डेप्थ नहीं समझ आया, तो हमने आगे पढ़ना है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जितना मैंने आपको बताया है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है कि न्यूरल नेटवर्क, पिक्चर बनी है जहन में कि क्या है। गुड। अगेन न्यूरल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर। एक न्यूरॉन क्या होता है? जस्ट अ मैथमेटिकल फंक्शन, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। और बहुत सारे न्यूरॉन्स बना के एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, बहुत सारे न्यूरॉन्स बना के एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है। आउट एंड वाली लेयर में हमेशा आपकी होती है आउटपुट लेयर, फर्स्ट वाली लेयर होती है इनपुट लेयर। जाएंगे इनपुट करेंगे तो आउटपुट निकलेगा ना, ये सारी होती है हिडन लेयर्स। ठीक है। ये एक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं, फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड का मतलब क्या है कि हर न्यूरॉन हर किसी के साथ कनेक्ट है। देखो, ये वाला इसके साथ भी है, ये वाला इसके साथ भी है, ये वाला इसके साथ भी है, और ये वाला ये देखिए इसके साथ भी कनेक्ट है, फुल्ली कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये हिडन लेयर्स है सारी। ये हमें बंदे को, यूजर को नजर नहीं आएंगी, ये बस ट्रेनिंग पर्पज के लिए। जितना ज्यादा लेयर्स का नेटवर्क होगा, उतना कॉम्प्लेक्स परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा, जितना ज्यादा डीप न्यूरल नेटवर्क होगा, उतने ज्यादा ये एक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा, उतनी ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स चीजें परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपने हाथ से अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे आगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। ये टेंसर फ्लो, पाइटॉन जैसे उसमें हम अपने अपने न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं प्रॉपर में। न्यूरल नेटवर्क क्लियर है? जितनी जितनी भी अभी पिक्चर क्लियर हो गई ना न्यूरल नेटवर्क की, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। मूव ऑन करें। ध्यान को ऐसा करें, 5 मिनट का रेस्ट लें आप लोग। ठीक है। 1 घंटे से बिल्कुल सुने जा रहे हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना माइंड में मिक्स हो जाएगी। तो 2 मिनट का आप लोग रेस्ट लें। ठीक है। 2 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज का थोड़ा लेक्चर लंबा जा रहा है। तो बी विद मी। ठीक है। आगे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, देन फिर हम इसको ना कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।
मूव ऑन करें या थोड़ा और रेस्ट ले लें? मुझे टेक्स्ट में बता दें। ओके लेट्स कंटिन्यू। क्या बस थोड़े से रहेंगे आपके, ठीक है, देन विल बी सो। न्यूरल नेटवर्क्स का पता लग गया, मशीन लर्निंग का पता लग गया, ठीक है, डीप लर्निंग का भी आइडिया हो गया आपको क्या है। तो अब ना इन डेप्थ थोड़ा सा ना हम मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग कर लेते हैं। अभी तक तो हमें आइडिया है कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में सिर्फ इतना फर्क है कि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं और मशीन लर्निंग में आपका न्यूरल नेटवर्क नहीं यूज होते, या होते भी हैं तो बहुत ही स्लाइट वर्जन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं, बेसिक लेवल का। डीप लर्निंग के अंदर बहुत से लोग पता है क्या समझते हैं कि डीप लर्निंग इज द डीप स्टडी ऑफ द मशीन लर्निंग ना। इस तरह का कोई सेंस नहीं है कि डीप स्टडी नहीं है। मशीन लर्निंग की ब्रांच है डीप लर्निंग, जिसमें हम ज्यादातर न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क का फायदा क्या है? करना क्यों है हमने इतनी न्यूरल नेटवर्क मुश्किल भी है, करना क्यों है हमने न्यूरल नेटवर्क का? तो मैंने आपको कहा कि जितना ज्यादा डाटा होगा ना, ठीक है, जितना ज्यादा डाटा होगा ना उतने अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स। मशीन डीप लर्निंग, बेसिकली मशीन लर्निंग का पार्ट डीप लर्निंग। पहले कन्वेंशनल मशीन लर्निंग में पता क्या होता था कि आपके पास अगर 1 लाख डाटा है ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मॉडल एक टाइम तक तो ट्रेन होता था, उसके बाद उसके उसके लिए डाटा होना ना होना बराबर होता था। ठीक है, इट्स लाइक मैं एक बच्चा है 8वीं क्लास का, मैं उसको पीएचडी का डिग्री पढ़ा रहा हूँ। एक टाइम तक तो वो समझना शुरू कर देगा, ठीक है, कि उसको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, बाद में उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। ले रहा होगा, बस सुन रहा होगा, लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर सकता, उसके उसकी पावर्स ही नहीं है इतनी। तो मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में ये फर्क होता है कि मशीन लर्निंग में अगर ज्यादा आप डाटा दोगे तो फर्क कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीप लर्निंग में आप जितना ज्यादा डाटा देते रहोगे, डीप लर्निंग इज अ एंथुजियास्ट किड, या आप इस तरह समझे कि वो कहते हैं कि मुझे जितना सिखाओ सिखाते रहो बस। ठीक है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में ये फर्क है कि सबसे बड़ा और सबसे कोर आइडिया यही था कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का, कि न्यूरल नेटवर्क से तरह मूव ऑन इसलिए किया था क्योंकि जितना ज्यादा डाटा होगा उतना एफिशिएंट कर दो इसको। मशीन लर्निंग गुड नहीं था स्ट्रक्चर डाटा के साथ, अनस्ट्रक्चर डाटा के साथ अभी हमने देखा है कि इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियो इतना अच्छी तरह हैंडल नहीं करता था। डीप लर्निंग जो है एक तरह का खास तरह का न्यूरल नेटवर्क, हम आगे पढ़ेंगे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जान के मैंने नाम लिया है ताकि आपके जहन में ट्रिगर हो ये लफ्ज। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आगे हम पढ़ेंगे, उसके अंदर इनपुट ही काइंड ऑफ इमेजेस हो रही होती है। ठीक है, मैट्रिक्स इनपुट होता है उसके अंदर। तो डीप लर्निंग इज गुड, डीप लर्निंग इज टू गुड विद द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, गुड, अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा होता है। डीप लर्निंग के अंदर हमने अभी पढ़ा है कि ज्यादा चीजें दूसरों को बताने की जरूरत है ही नहीं, ओवरस्टेप करने की जरूरत है ही नहीं। इनपुट लेयर दिखाओ, आउटपुट लेयर दिखाओ, हिडन लेयर हमारे पे छोड़ दो। मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता, मशीन लर्निंग सारा सामने खुला हुआ होता है, कोई न्यूरल नेटवर्क की फॉर्म में काम नहीं हो रहा, बस काम हो रहा है। आगे पढ़ेंगे हम किस तरह काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है बस। ठीक है, तो मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग में शिफ्ट होने का मकसद ही ये था कि डीप लर्निंग मोर एफिशिएंट है मशीन लर्निंग से। डीप लर्निंग मोर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है मशीन लर्निंग से। डीप लर्निंग ज्यादा डाटा को हैंडल कर सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड को भी कर सकती है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का फर्क था। ठीक हो गया? डीप लर्न और भी काफी ज्यादा अभी हमने कल कितना फर्क देखा था इन दोनों के अंदर? सिर्फ एक चीज देखी थी ना कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक फर्क है कि न्यूरल नेटवर्क्स यूज करती है डीप लर्निंग। आज हमने कितने ज्यादा फर्क देख लिया। ठीक है, इसी तरह हम आगे देख, जब हम आगे न्यूरल नेटवर्क की तरफ मूव ऑन करेंगे, हम आगे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, तो आपके सामने पिक्चर क्लियर होती रहेगी कि हमने मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग में क्यों शिफ्ट किया, वजह थी इसलिए शिफ्ट किया।
अब बहुत से लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम शिफ्ट कर लिया है जब डीप लर्निंग में, तो मशीन लर्निंग हमने पढ़नी भी क्यों है? ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं सवाल ये, मशीन लर्निंग हम क्यों कर रहे हैं अगर हम डीप लर्निंग इतना फायदेमंद है, हम कल से आप हमें न्यूरल नेटवर्क बनाना सीखें। तो मशीन लर्निंग का ही पार्ट है डीप लर्निंग, ये चीज आपने नहीं भूलनी। और मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग में आते हुए एक प्रोसेस से गुजरे हैं लोग, प्रोसेस उनको टाइम लगे, एक एक यू कैन से एक, क्या कहते हैं उसको, फनल से गुजर के निकले। तो इस तरह आप मशीन लर्निंग के को समझे बगैर, अंडरस्टैंड किए बगैर डीप लर्निंग को समझ तो लोगे चलो, लेकिन उस तरह काबिल नहीं होंगे जिस तरह अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट जो लेंगे आप मशीन लर्निंग के जरिए से, क्योंकि मशीन लर्निंग ही है डीप लर्निंग। ठीक है, पाकिस्तान में ही आता है लाहौर। ठीक है, मैं किसी को, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, एक ही चीज़ है, पाकिस्तान में ही रहता हूँ। ये तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग एक ही चीज़ है, और फर्क मैंने आपके सामने बता दी है। मशीन लर्निंग का पार्ट है, डीप लर्निंग अलग नहीं है मशीन लर्निंग से, उसके अंदर ही लाया करता है। ठीक है, तो जरूरी है इसको पढ़ना, मशीन लर्निंग को भी। ठीक हो गया? अभी मैंने एक चीज लिखी थी यहाँ पे, एलेक्स नेट, गुड गुड, ठीक है। तो बेसिक जितना मैंने फर्क बताया आप लोगों को, उतना फर्क आपके सामने आ गया मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का। यस सर आ रहा है। ठीक है, अब एआई को वर्ड को ना 2023 से पहले दो चीजों में डिवाइड डिवाइड किया जाता था, 2012 से पहले वाली दुनिया और 2012 के बाद वाली दुनिया। अब मैं कल से एक चीज कह रहा हूँ कि 2012 में ऐसा क्या हुआ ऐसा कि 2012 से डिवाइड कर दिया गया दुनिया को, एआई की वर्ल्ड को। तो 2012 के अंदर एलेक्स नेट जैसा एक आपके सामने, यू कैन से, आप सीवी का एक चीज है, आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। ठीक है, आज आपका ये असाइनमेंट है कि एलेक्स नेट देखना क्या है। 2012 के अंदर इसकी इजाद हुई थी, इन्वेंशन थी एलेक्स नेट। ठीक है, जिसने एआई के वर्ल्ड, और ये सीवी का मॉडल है, ठीक है, कंप्यूटर विजन का मॉडल है। तो एलेक्स नेट ने आके बिल्कुल चेंज कर दिया था कॉन्सेप्ट को। ठीक हो गया, 2012 के अंदर आए थे। तो एलेक्स नेट के ऊपर आपने वेग से रिसर्च करनी है, कुछ नहीं समझ आता कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको जितना मतलब ओ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, लाइक फॉर एग्जांपल इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि एलेक्स नेट कोई चीज़ है। ठीक है, आगे जब आपके सामने हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे सीवी का, तो आपके सामने एलेक्स नेट बिल्कुल सामने आ जाएगा कि एलेक्स नेट क्या चीज़ है। ठीक है, सर सर एलेक्स पर रिसर्च करनी है। रिसर्च नहीं करते, एलेक्स नेट के जरिए से हम अपना फाइन ट्यून करते हैं। एलेक्स नेट, रेजनेट, ये मॉडल्स हैं, इसको फाइन ट्यूनिंग करेंगे हम आगे जाके। ठीक है, मॉडल्स, इसने इसने कन्वेंशन एक निकाली थी, इसने पूरी वर्ल्ड को चेंज कर दिया था कि ऐसा एक चीज रेवोल्यूशन लेकर आया था। ठीक है, वही आपके साइड की असाइनमेंट होगी आज की। ये इसने ऐसा क्या किया था कि 2012 और 2012 की वर्ल्ड को हम क्यों चेंज करते हैं? ठीक है, तो ये बड़ा मशहूर टर्म्स है कि 2012 के अंदर डिवाइड क्यों कर दिया, और ये एलेक्स नेट ने ही क्यों किया। ठीक है, यही आपकी आज की असाइनमेंट होगी कि आपने देखना है, आगे असाइनमेंट मैंने लिखा हुआ भी है, तो वाई एलेक्स नेट। ठीक है, और एलेक्स नेट ने ऐसा क्या कर दिया, और उससे कहें कि जीपीटी को आपने यही कहना है कि मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता उसका, एआई का, मुझे तब बताना है एआई का, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, और बेस्ड ऑन द थिंग्स मुझे बताओ कि क्या सीन हो सकता है। ओके, तो एआई का मुझे कुछ भी नहीं पता अभी तक, और सेइंग अ बिगिनर इन द एआई, मुझे बताओ कि एलेक्स नेट क्या है। एआई से आपने पूछना, जब भी जीपीटी से पूछे आप, इसके ऊपर असाइनमेंट अपना अपना थिंकिंग लेकर आइएगा। ठीक हो गया, एलेक्स नेट कि क्यों हर बंदा कहता है कि 2012 के बाद डिवाइड होगी दुनिया। कि कुछ नहीं समझ आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, बाकी हम आगे इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कि एलेक्स नेट क्या था, किस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद तो अब तो बहुत आगे एडवांस आ गए हैं, 2012 वाला थोड़ी ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दो वेबसाइट मैंने आपको एक्सप्लोर करने के लिए देनी है, हगिंग फेस और कैगल। ये सबसे ज्यादा यूज होंगे डाटा सेट के लिए।
मैंने अभी आपको कहा था कि डाटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मशीन लर्निंग के लिए। और डाटा के सोर्सेज क्या हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या था कि हम खुद डाटा तैयार करते थे, सेकेंडरी में हम किसी और का डाटा लेते थे। तो इधर डाटा सेट्स पड़े हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्लियों का डाटा सेट चाहिए, इधर मौजूद होगा। ठीक है, बिल्लियों की तस्वीरें होंगी। तो इधर डाटा सेट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी चीज़, आप कैगल को रिसर्च करेंगे, डाटा सेट्स। और दूसरा मॉडल्स। मॉडल्स के डेप्थ में हम आगे जाएंगे क्या होते हैं। क्या डाटा सेट और मॉडल्स इधर पड़े हुए होते हैं। और अगर आप गुड इनफ हैं एआई के अंदर और आपको एआई करना आती है, तो यहाँ पे कंपटीशन होते हैं कैगल में, जिसके जरिए से आप प्राइसेस जीत सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, अगर आप उसमें विन करते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसे मिलते हैं इसमें, तो एआई के कंपटीशन के अंदर। ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनीज, लाइक बाहर की बड़ी कंपनीज, बिग टेक कंपनीज इधर से हायरिंग करती है कैगल। वो डिग्री नहीं देखते हैं। ठीक है, वो बस आपके स्किल्स देखते हैं। अगर आप अच्छे स्किलफुल एआई डेवलपर हैं, अच्छे स्किलफुल आपके पास स्किल्स हैं, तो दे वुड डेफिनेटली कंसीडर यू थ्रू कैगल। ठीक है, तो कैगल एक कम्युनिटी टाइप है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की कम्युनिटी है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, मॉडल्स, डाटा सेट, कंपटीशंस। आप अपने, लाइक जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर तस्वीरें शेयर करते हैं, आप अपने मॉडल शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, अपने रिसर्च शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैगल को एक्सप्लोर करना है आपने, और हगिंग फेस को, दोनों के ऊपर अपने अकाउंट्स बना लें। जी जी बोले। सर इस वीडियो तक हम कब पहुंच जाएंगे? क्या, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हुई। इस कंप्यूटेशन लेवल तक हम कैसे पहुंच जाएंगे, कब? ये जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे या? आप काइंडली टाइप कर सकते हो कि आपकी आवाज़ ना मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, आप ओके। काइंडली काइंडली मुझे ना टाइप कर दें। ठीक है, ये कैगल और हगिंग फेस, मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा उसकी, आप टेंशन ले लें। ये हगिंग फेस है। तो आपने इन दोनों वेबसाइट्स को ना एक्सप्लोर करना है। कैगल पे बेशक आप अभी अकाउंट बना लें, साथ साथ आप प्रोग्रेस डालते हैं। ठीक है, साथ साथ आप प्रोग्रेस दें कैगल की। ठीक है, उसके ऊपर आप, ठीक है, रिसर्च डालें, देखें। ठीक है, कैगल और हगिंग फेस। तो आपकी असाइनमेंट यही हो रही होगी कि पहली असाइनमेंट एलेक्सनेट का पता करना है, दूसरी असाइनमेंट इन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है, अकाउंट्स बना ले जाके इधर। ठीक है, कम्युनिटी है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। ठीक है, ये कम्युनिटी है ना, ये मशीन लर्निंग लर्नर्स की कम्युनिटी है स्पेसिफिकली कैगल। ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन सबसे बड़ा फायदा होगा आपको, अगर आप एंथुजियास्ट है ना, कि आपको विजन है और आप इसके अंदर अच्छी लर्निंग करते हैं, तो आपको कंपटीशन से बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा रिकमेंडेशन के, चेस खेलना शुरू करते हैं, क्योंकि चेस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वोक करेगी, आपकी रीजनिंग को इन्वोक करेगी। ठीक है, तो चेस आई वुड रिकमेंड कि हर बंदा रोजाना खेले, रोजाना खेले। ठीक है, क्योंकि चेस से आपको बड़ी बड़ी रीजनिंग हो रही होगी। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ये हिट करती है चेस। एक रिकमेंडेशन, और फिर आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं के साथ के असाइनमेंट आपकी होगी कि चेस खेलना स्टार्ट करें। ठीक है, एक असाइनमेंट आपकी होगी कि डेली लाइफ से, अपनी डेली लाइफ से, जैसे मैंने डेली लाइफ की एग्जांपल्स ली हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और इन्फोर्समेंट लर्निंग की एग्जांपल लेके आनी है। ठीक है, वैसे मैंने भी एग्जांपल ली है कि एक बच्चा है, नूरानी कायदा होता है, एक बच्चा है, मैं उसको ये कहूँगा कि ये तस्वीर है, देखो ये वाली तस्वीर किसकी है। रियल लाइफ से एग्जांपल लेके आने हैं। ठीक है, मैं किसी को भी माइक ऑन करवा के कल पूछ सकता हूँ कि मुझे बताएं। ठीक है, एलेक्स नेट के ऊपर रिसर्च करनी है कि एलेक्स नेट क्या है। ठीक है, वेग से रिसर्च करनी है, कोई जरूरत नहीं है डेप्थ जाने की, बस आइडिया ले लें कि एलेक्सनेट क्या था, क्यों इसने डिस्ट्रक्शन कर दी 2012 में आके, ऐसा क्या इसने कर दिया। और हगिंग फेस और कैगल के ऊपर अकाउंट है, उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाना, मैं दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है ये। ठीक है, ये हगिंग फेस है। अब जाके सिर्फ अपने अकाउंट बनाना है अपना, साइन अप करके। ठीक है, ये हगिंग फेस है, यहाँ पर डाटा सेट्स होंगे और मॉडल्स होंगे। डाटा सेट्स आपका डाटा। ठीक है, ये किस किस चीज़ का डाटा आपके सामने मौजूद होगा। ठीक है, ये देखें, इमेजेस मौजूद है, डिफरेंट तरह के डाटा सेट्स आपके सामने मौजूद होंगे। और कैगल, कैगल की कम्युनिटी है आपकी फ्रीलांसर्स की। ठीक है, तो आपने इधर एक अकाउंट बनाना है। जी कमाल, आप अब अपना क्वेश्चन कर दें, फिर हम इंशाल्लाह
सर ये जो आपने कहा है जी, ये कंपटीशंस डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स के कब आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिपेंड्स। अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, हमने न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक पढ़ा है और न्यूरल नेटवर्क में उस वो इतना उसने होमवर्क भी कर लिया है, असाइनमेंट्स भी कर ली है, सब कुछ अबूर हासिल कर लिया है, तो वो कहते हैं कि नाउ आई एम रेडी फॉर द कंपटीशन, आई एम रेडी टू कम्पीट, तो वो जा सकता है तभी वो कंफर्टेबल हो। इस टाइम तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आप ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर द कोर्स इसको कंपटीशन को जरूर एक्सप्लोर किएगा। और इसमें आप लाइक मैं नहीं कह रहा, आप जाके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छे खासे मिल रहे होते हैं, डॉलर्स में मिलते हैं आपको उसको, प्राइसेस ग्रांट्स मिलते हैं। ठीक है, या गुड। नहीं नहीं, न्यू अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत है ही नहीं, पहले अगर आपका अकाउंट है तो बेस्ट है। ठीक है, हगिंग फेस और आपका क्या कहते हैं ये कैगल एपीआई हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने एपीआई को ना ज्यादा टच नहीं किया कि एपीएस क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी का कुछ सवाल हो तो वो कर सकता है, देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, ओके, देन फिर हम इंशाल्लाह ना कल मुलाकात होती है। और जी थैंक यू सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।